उसकी क्राइम कुंडली में भिखारी से राजा तक का सफर लिखा हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकलकर वो एक मामूली सरकार चोर बना, लेकिन इसके बाद इसी रास्ते पर तरक्की करता हुआ नेपाल की संसद तक पहुंच गया। इसके कारनामे हमेशा भारत के खिलाफ ही रहे। ये एक ऐसा देशद्रोही था जो हिंदुस्तान के टुकड़े करने और यहां बम विस्फोट की साजिशें रचता रहता था। उसने लाल कृष्ण आडवाणी को भी मरवाने की साजिश रची थी। भारतीय जांच एजेंसियों ने बड़ी कोशिश की इसे हिंदुस्तान लाकर इसके गुनाहों की सजा दी जा सके, लेकिन इसे बचाने वाले हमेशा इसकी मदद करते रहते थे। लेकिन जब इसकी मौत आई तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला ये। हम बात कर रहे हैं मिर्जा दिलशाद बेग की, जो नेपाल की संसद में कैबिनेट मिनिस्टर रहा। आइए जानते हैं इसकी क्राइम हिस्ट्री का एक एक पहलू। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंतर्गत आने वाली जगह देवरिया से कुछ किलोमीटर पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम बैसाही, और इसी गांव में मिर्जा दिलशाद बेग का जन्म हुआ। घर से निकलकर जब जिंदगी के रास्ते पर मिर्जा ने कदम रखा तो उसे कार चोरी का धंधा अच्छा लगा। वो कार को चुराकर बेच दिया करता था। आगे चलकर वो इस धंधे में आगे बढ़ता चला गया और अब अपनी चोरी की हुई कारों को वो नेपाल ले जाया करता था। नेपाल में कार के आसानी से ग्राहक भी मिल जाते थे और पुलिस का ज्यादा झंझट भी नहीं था। फाइनली मिर्जा दिलशाद बेग ने यह डिसाइड किया कि अब वो नेपाल में ही रहेगा और वहीं से अपना काम धंधा चलाएगा। आपको बता दें कि मिर्जा दिलशाद बेग आगे चलकर एशिया का सबसे बड़ा कार चोर बन गया। कार चोरी के इसी काम के चलते दिलशाद का संपर्क अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों के साथ हो गया। खासतौर से अंडरवर्ल्ड में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थी वो इसी के द्वारा चुराई हुई होती थी। इसी सिलसिले में इसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हो गई। बड़े बड़े लोगों के साथ इसका उठना बैठना हो गया। इसके साथ ही हमारे पड़ोसी देश नेपाल जाकर इसने अपने कनेक्शंस बना लिए। जब इसे अपने कार चोरी के काम के लिए भारत में खतरा महसूस होने लगा तो इसने इस देश को छोड़ने का फैसला कर लिया। यह 80 के दशक के अंतिम समय में नेपाल में शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा गैराज तैयार किया। कई एकड़ में बना यह गैराज चोरी की कारों को रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके बाद यहां से बड़े पैमाने पर चोरी की कारों की बिक्री होने लगी। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों से लोग इस जगह पर चोरी की गई कारों को खरीदने आते थे। मिर्जा दिलशाद बेग के बारे में यह बात भी फेमस थी कि भारत में जब भी कोई महंगी कार चोरी होती थी तो कार का मालिक पुलिस के पास न जाकर सीधा नेपाल चला जाता था। उसे वहां उसकी कार मिल जाती थी, मगर उसे हासिल करने के लिए कार के मालिक को पैसे चुकाने पड़ते थे। मिर्जा दिलशाद बेग अब कार किंग के नाम से जाना जाने लगा। अंडरवर्ल्ड में अब वो एक बड़ा नाम बन चुका था। नेपाल में उसके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से हो गए। आपको बता दें कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और वहां ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है, लेकिन उनके बीच मुस्लिम आबादी भी रहा करती थी। मिर्जा दिलशाद बेग ने इस मुस्लिम आबादी के बीच धर्म का कार्ड खेला और अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की। मिर्जा दिलशाद बेग की पकड़ पूरे नेपाल में बन चुकी थी। इसने नेपाल के कृष्णा नगर में अपने लिए एक आलीशान बंगला बनवाया। बहुत बड़े एरिया में बना यह बंगला हर समय सिक्योरिटी गार्ड की देखरेख में रहता था। कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता था। मिर्जा दिलशाद बेग ने इसे अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इंडियन पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से बचने के लिए कई क्रिमिनल्स नेपाल में यहीं आकर ठहरा करते थे। इतना ही नहीं, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के लोग भी इंडिया में क्राइम करने के बाद यहां आकर रुकते थे। इसके अलावा भारत के दुश्मन और आतंकवादियों को भी मिर्जा दिलशाद बेग अपने यहां शेल्टर दिया करता था। नेपाल में मौजूद मुसलमानों के बीच मिर्जा दिलशाद बेग पॉपुलर होने लगा। वो उनके लिए आवाज उठाने लगा, लेकिन इन सब के पीछे उसका मकसद था पॉलिटिकल पावर को हासिल करना, क्योंकि वो जानता था कि जिस तरीके के काम वो कर रहा है किसी भी दिन नेपाल की पुलिस इसका भंडाफोड़ कर सकती थी और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती थी। इसलिए मिर्जा दिलशाद बेग अब राजनीति में उतरना चाहता था। साल 1994 में नेपाल के कपिलवस्तु के इलाके से मिर्जा दिलशाद बेग ने नेपाल असेंबली का चुनाव लड़ा और जीत गया।
इसके बाद वो लगातार 2 बार यहां से चुनाव जीता और नेपाल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। लेकिन इस समय तक मिर्जा दिलशाद बेग के काली कमाई के दूसरे रास्ते भी खुल चुके थे। अब वो अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी करता था, नशे के सामान की तस्करी करता था और कार चोरी के धंधे में तो वो पहले से ही मौजूद था। इस तरीके के और भी काले कारनामे करके वो दिनों दिन दौलत कमाता जा रहा था, ताकतवर बनता जा रहा था। लेकिन इसका नेगेटिव असर भारत की यूनिटी पर पड़ने वाला था, क्योंकि मिर्जा दिलशाद बेग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साथ दाऊद इब्राहिम के लिए भी काम करता था और भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता था, भारत को तोड़ने की चाल चलता था। भारत के कई शहरों में वो ड्रग्स की सप्लाई करता था। पाकिस्तान में छपने वाले भारत के नकली नोटों को वो बाजार में खपाने का काम करता था। लेकिन इन सब से आगे निकलकर अब मिर्जा दिलशाद के इरादे और भी खतरनाक हो गए। साल 1997 में जब अबू सलेम के शूटर्स ने गुलशन कुमार की हत्या करवाई तो उनके हत्यारे को शेल्टर देने का काम मिर्जा दिलशाद बेग ने किया। इसके बाद मिर्जा दिलशाद बेग अब भारत में बम विस्फोट करने की साजिशें रच रहा था। उसने कोयम्बटूर में बम विस्फोट कराया। लेकिन हर व्यक्ति के पापों का हिसाब किताब एक दिन जरूर होता है। कुछ ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। साल 1998 में इंडियन एजेंसीज को यह इनपुट मिला कि दाऊद इब्राहिम अपने सिक्योरिटी घेरे से बाहर निकलकर कराची के एक दरगाह में माथा टेकने के लिए आने वाला है। दरअसल इसी दौरान दाऊद इब्राहिम की बेटे की मौत हो गई और इसी के गम में डूबा हुआ दाऊद यहां आने वाला था। इस बात की खबर छोटा राजन को दी गई तो छोटा राजन ने दाऊद इब्राहिम को टपकाने के लिए पूरी फील्डिंग लगा दी। छोटा राजन के शूटर भारत से नेपाल आए और नेपाल से सीधे कराची पहुंच गए। दाऊद इब्राहिम का गेम बजाने के लिए छोटा राजन के खतरनाक शूटर्स उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम वहां आया तो उसकी जबरदस्त सिक्योरिटी देखकर सभी शूटर्स को यह डाउट हुआ कि कहीं न कहीं उनका प्लान लीक हो गया है। सिचुएशन को समझते हुए वो सभी तत्काल वहां से वापस आ गए और दाऊद इब्राहिम बच गया। लेकिन जब इस बात की तहकीकात छोटा राजन ने अपने स्तर पर की तो उसने ये पता लगा लिया कि नेपाल का कैबिनेट मंत्री मिर्जा दिलशाद बेग इन लोगों के प्लान को फेल करने वाला है। दरअसल मिर्जा दिलशाद बेग ने दाऊद को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि दरगाह में उसके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए दाऊद अलर्ट हो गया। लेकिन छोटा राजन हर कीमत पर अब दिलशाद मिर्जा विवेक को निपटाना चाहता था। उसने नेपाल में मौजूद अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया और सीधा ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी हो सके दिलशाद बेग का गेम ओवर कर दो। इसके बाद छोटा राजन के लोगों ने दिलशाद बेग की रैकी करनी शुरू की। उसके डे नाइट रूटीन का पता लगाया तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि दिलशाद बेग चमड़ी का शौकीन है। उसे अपने बिस्तर पर हर रात एक नई लड़की चाहिए। उसने 2 शादियां की और उनमें से उसकी एक बीवी नेपाल के चाबा हिल में रहती थी। 29 जून साल 1998 को जब वो अपनी दूसरी बीवी से मिलने के लिए चाबा हिल जा रहा था तब उसके साथ केवल उसका ड्राइवर था और रात के 9:30 बज रहे थे। दिलशाद बेग अपनी कार खड़ी करके जैसे ही बाहर निकला चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। मिर्जा बेग और उसका ड्राइवर वहीं ढेर हो गया। 20 जुलाई साल 1998 को इंडिया टुडे मैगजीन में छोटा राजन ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें दावा किया कि उसने ही मिर्जा दिलशाद बेग का गेम ओवर किया है। इस कन्फेशन ने सनसनी फैला दी। खास तौर से दाऊद इब्राहिम की तो हवा ही टाइट हो गई। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में हमला करवाया, लेकिन इसमें छोटा राजन बच गया। लेकिन 2 लोग और भी सामने आए जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने मिर्जा दिलशाद बेग को मरवाया है। इसमें पहला नाम आता है यूपी के गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव का, जो पहले मिर्जा दिलशाद बेग का ही सहयोगी हुआ करता था। मिर्जा दिलशाद बेग ने ही बबलू श्रीवास्तव को नेपाल की सिटीजनशिप दिलवाई। लेकिन जब बबलू श्रीवास्तव वॉशिंगटन में अरेस्ट हुआ तब मिर्जा बेग ने उसकी कोई हेल्प नहीं की और इसी बात से नाराज बबलू श्रीवास्तव ने अपने शूटर्स के जरिए उसकी हत्या करवा दी। इसके अलावा नेपाल का एक और शार्प शूटर था शफीक खान, जो मिर्जा दिलशाद बेग के लिए ही काम करता था। लेकिन जब पुलिस ने उसे स्मगलिंग के केस में पकड़ा तब मिर्जा दिलशाद ने उसकी मदद नहीं की, इसीलिए उसने दावा किया कि उसने ही मिर्जा दिलशाद बेग को दूसरी दुनिया में पहुंचाया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज तक ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर मिर्जा दिलशाद बेग को किसने मारा। वैसे आपको क्या लगता है, इस हत्या के पीछे किसका हाथ था, किसका दिमाग हो सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।